नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर श्याम सुंदर हिस्ट्री लर्निंग में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं। आपने मार्शमैलो थ्योरी के बारे में सुना होगा। देखिए, ये मार्शमैलो थ्योरी हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी इंटरेस्टिंग है। एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था वाल्टर मिशेल। उन्होंने एक प्रयोग किया एक बार और उनका जो प्रयोग है वो एक क्लास में बच्चों से संबंधित है। प्रोफेसर वाल्टर मिशेल ये प्रयोग कर रहे थे छोटे बच्चों पर। छोटे बच्चे यूँ कहें कि वही 7th 8th क्लास के रहे होंगे और वो प्रयोग क्या कर रहे थे, उन्होंने बच्चों को क्लास में एक चॉकलेट ला करके दी। जितने बच्चे थे सबको एक एक चॉकलेट ला करके दी और बच्चों से कहा कि इसको 10 मिनट तक नहीं खाना है। और इतना कह करके प्रोफेसर क्लास से बाहर चले गए। अब बच्चे जैसे चॉकलेट पाते हैं, आप जानते हैं कितनी एक्साइटमेंट होती है उनको उसको खाने में। अब 7th 8th क्लास के भी रहे होंगे तो भी उनमें उतना पेशेंस, धैर्य नहीं था। तो 10 मिनट बाद जब प्रोफेसर क्लास में इंटर करते हैं और उन्होंने देखा कि उसमें से करीब 7 बच्चे ऐसे थे जिनके हाथ में चॉकलेट के टेबल पर भी रखी हुई थी। बाकी क्लास के बच्चे चॉकलेट खा चुके थे और वो उनके रैपर उनके टेबल पे पड़े थे और वो सब उसके टेस्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे, कैसी थी, कैसी लग रही थी। इस चीज़ को वो लोग आपस में मज़ेदारी से एकदम बातचीत कर रहे थे। फिर 10 मिनट बाद जब प्रोफेसर आते हैं तो फिर वो जो 7 बच्चे थे जिन्होंने चॉकलेट को नहीं खाया था, 10 मिनट के बाद उन्होंने भी अपनी चॉकलेट को खा लिया। ठीक है, काम ख़त्म। उन्होंने पढ़ाया, क्लास पढ़ाई और फिर बच्चे चले गए। एक लंबे वक्त के बाद कहते हैं प्रोफेसर वाल्टर मिशेल ने फिर उन 7 बच्चों को फाइंड आउट किया और देखा कि वो बच्चे कहाँ हैं, आज किस हालत में हैं। तो जो 7 बच्चे जिन्होंने 10 मिनट तक चॉकलेट खाने का इंतज़ार किया था, वो बच्चे एक बड़े अच्छे जगहों पर थे, अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके थे और एक बहुत ही ग्लोरियस लाइफ, एक बड़ी ही समृद्ध जीवन को जी रहे थे। और उनमें से जो शेष बच्चे थे जिन्होंने बहुत जल्दबाजी में चॉकलेट खा गए थे, उन्होंने उनको भी पता करने की कोशिश की क्लास में। तो जिन के बारे में करीब पता चला, मैक्सिमम लोगों को उन्होंने फाइंड आउट कर लिया था और उसमें से ये स्थिति थी कि वो सब बड़ी आम एक जनरल सामान्य लाइफ जी रहे थे, बहुत ही कॉमन ज़िंदगी जी रहे थे। ना तो किसी अच्छे, कई बार कुछ तो बच्चे उसमें से ऐसे भी थे जो बेसिक्स के लिए लड़ रहे थे, आम जीवन को गुजारे के लिए, जो हमारे जीवन की आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए वो तो लड़ रहे थे। तो मेन चीज़ ये है कि आप अपने जीवन में कितना कुछ अचीव करेंगे, इसके लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास है वो है आपका पेशेंस, आपका धैर्य आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं धैर्य वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देता, ना ही कभी किसी की नज़रों में और ना ही किसी और जगह। तो धैर्य रखिए और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पढ़ते रहिए, चूँकि आपने जो लक्ष्य, जो गोल तय किया है वो गोल बड़ा है और जब आपको मिलेगा तो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा आपको खुशी मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है आप उसी के अनुपात में आपके पास धैर्य भी हो, उसी के अनुपात में आपके पास जो हार्ड वर्किंग है, जो मेहनत करने की एक क्षमता है, वो भी आपको डेवलप करनी होगी। तो चलिए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कर्नाटक का सेकेंड वार और आज जो कर्नाटक का तृतीय वार, और जो ये कर्नाटक युद्धों की जो फाइल लड़ाई हो रही है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, आज हम उसको देखने वाले हैं। और यही देखेंगे ये कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध रहेगा, ये एक बहुत ही निर्णायक युद्ध होने वाला है और ये तय कर देगा कि भारत में फ्रांसीसी या अंग्रेज दोनों शक्तियों में से कौन सी शक्ति भारत पर प्रभुत्व स्थापित करेगी। और हम देखेंगे कि 1760 में जो वांडीवास की लड़ाई होगी और वहाँ फ्रांसीसियों के हमेशा के लिए पराजय हो जाती है और फ्रांसीसी फिर यहीं से
एक सिर्फ व्यापारिक कंपनी बन करके रह जाएंगे और अंग्रेज के रास्ते से जो सबसे बड़ी बाधा उपस्थित हो रही थी कंपनियों में, और उस समय की यूँ कहें कि सबसे बड़ी शक्ति भी पावरफुल थी, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और फिर अंग्रेज़ों के प्रभुत्व का रास्ता पूरा साफ हो जाता है हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1760 तक हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। अपना पहला एक तो हायरार्की याद रखिए, एक क्रोनोलॉजी याद रखिए आप। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हो रहा है, कर्नाटक का सेकंड युद्ध कब हो रहा है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हो रहा है। कभी हो सकता है एक इसमें का युद्ध कोई उठा ले और फिर कोई मैसूर युद्ध उठा ले या आंग्ल मराठा युद्ध उठा ले और फिर वो पूछे कि कौन सा पहले या बाद में हुआ है, उसके अनुसार आप जो है एक क्रोनोलॉजी को सजाइए। इस तरह के सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ और जीआईसी वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 60 तक हो रहा है। इसका कारण देखते हैं। इस युद्ध का जो मेन रीजन रहता है वो यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध होता है, और सप्तवर्षीय युद्ध हमने पिछले भी चैप्टर में समझा था, पिछले लास्ट वीडियो में भी देखा था, इसमें देख लें। सप्तवर्षीय युद्ध दरअसल इंग्लैंड में हो रहा है, और दो शक्तियां जो इंग्लैंड की पावरफुल शक्तियां हैं उसमें से एक इंग्लैंड है और दूसरी फ्रांस है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध 56 से 63 तक होने वाला है, और उसमें फ्रांस इंग्लैंड मेन पार्टी हैं जो शामिल हैं। और फिर इसमें जैसे वो युद्ध वहाँ शुरू होता है और फिर उसी का ये प्रभाव रहता है, फिर हिंदुस्तान में भी इंडिया में भी दोनों शक्तियाँ आपस में लड़ने लगती हैं, और इसकी शुरुआत अंग्रेज़ कर रहे हैं। अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं? अंग्रेज़ों ने जो फ्रांसीसी बस्तियाँ थी जो कि उस समय बंगाल में स्थित थी, जिसमें चंद्रनगर है, कासिम बाजार है, पटना है, बालासोर है, इन पर कब्जा कर लिया। शुरुआत अंग्रेज़ों ने की, और पहले चरण में उन्होंने जो बंगाल में फ्रांसीसी कब्जे वाली या फ्रांसीसी प्रभाव वाली बस्तियाँ थीं उन पर उन्होंने फटाफट कब्जा कर लिया, जिनमें चंद्रनगर है, कासिम बाजार है, पटना है, बालासोर है, कब्जा, हाँ बालासोर पर कब्जा कर लिया। अब फ्रांसीसी पीछे कहाँ रहने वाले थे? फिर उन्होंने पूरी तैयारी के साथ एक अटैक किया, और जो मद्रास में सेंट फोर्ट डेविड है, जो अंग्रेज़ों का किला था, कोठी, किलेबंद कोठी थी, ये चंद्रनगर, कासिम बाजार, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, तो फ्रांसीसियों ने सेंट फोर्ट डेविड, पहली चीज़ तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, कभी इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट फोर्ट डेविड का किला या जो किलेबंद बस्ती थी ये कहाँ थी? तो मद्रास है, हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ को। और किसकी थी? ये अंग्रेज़ों की बस्ती थी। तो सेंट फोर्ट डेविड पे फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया और तंजौर के किला को भी घेर लिया। तंजौर का किला अंग्रेज़ों के प्रभाव में था, किंतु कहते हैं इस पर 58 लाख का कर्ज था, इसलिए फ्रांसीसियों ने तुरंत तंजौर के किले को घेर लिया। अब क्या था, मामला आमने सामने आ चुका था, बात आगे बढ़ चुकी थी। फिर इसी क्रम में कहते हैं 1758 में एक युद्ध हो रहा है जिसको चंदुर्थी का युद्ध कहते हैं। इसको याद रखें क्योंकि बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ नहीं है। तो चंदुर्थी का युद्ध, कभी ये सवाल पूछ सकता है कि चंदुर्थी की लड़ाई या चंदुर्थी का युद्ध किस युद्ध में हुआ था या किस युद्ध से संबंधित है। तो आपको प्रथम कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार और थर्ड कर्नाटक वार दे सकता है, और फिर हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें जो चंदुर्थी का युद्ध है ये थर्ड कर्नाटक वार में हो रहा है, और बाकी पार्टी वही है, अंग्रेज और फ्रांसीसी। कहाँ हो रहा है? तो हमसे ध्यान रखें, ये विशाखापत्तनम में हो रहा है। इस युद्ध में भी फ्रांसीसियों की पराजय हुई, फ्रांसीसियों की पराजय, फ्रांसीसी हार गए, फ्रांसीसी हार जाते हैं। इसके बाद आसपास ही कहते हैं इसी में एक बार और फिर फ्रांसीसियों को बड़ी पराजय होने वाली है। अब वो पराजय कैसे हो रही है उसमें कहते हैं एक जो दो टुकड़ियाँ, सैन्य टुकड़ियाँ आपस में लड़ने वाली हैं, उसमें एक को लीड कर रहे थे फ्रांसीसियों की तरफ से पोकाक जनरल था उसका, और जो अंग्रेज़ थे उनकी तरफ से डास उसका जो कमांडर था, उसने कहते हैं फ्रांसीसियों को 3 बार दौड़ा दौड़ा करके हराया। अंग्रेज़ वहाँ से भागे, और फिर ये वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, और उसकी डेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है ये, क्योंकि वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और करीब करीब लोगों को याद भी है। तो अब सवाल जब पूछेगा तो वांडीवास की लड़ाई 1760 नहीं पूछेगा, ये डेट सहित पूछ रहा है। एक बार पूछा गया, लोगों ने गलत किया है, इसलिए 22 जनवरी 1760 को ये वांडीवास का युद्ध हो रहा है। और वही पार्टी वही अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेजों की तरफ से कौन है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है।
आयरकूट जो सेना को लीड कर रहा है, और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन है? काउंट द लाली। काउंट द लाली, और यहीं पर एक और भी शामिल है। हमने बताया था जो हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी तैनात की गई थी, वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो बुस्सी भी है, ध्यान रखें, कभी बुस्सी का ऑप्शन हो तो गलत नहीं करना पड़ेगा। तो काउंट द लाली और बुस्सी ये फ्रांसीसियों की तरफ से अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, किंतु इस युद्ध में फ्रांसीसियों की फिर पराजय होती है, और यह अंतिम फाइनली ये निर्णायक रूप से पराजय हो रही है। तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय होती है, और काउंट द लाली वहाँ से भागता है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया, और फिर उसके बाद में पेरिस की संधि होगी। ये 1763 में हो रही है, 1763 में होगी। इस वांडीवास की लड़ाई ने इतना निर्णायक कदम लिया, इतना निर्णायक साबित हुई है हिंदुस्तान में। इसने तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान की जो शक्ति है वो फ्रांसीसी नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान पर राज करने वाली जो शक्ति होगी वो फ्रांसीसी तो नहीं रहेगी। और अंग्रेज़ों के मार्ग से जो सबसे बड़ी उस समय पावरफुल शक्ति थी उसको हमेशा के लिए हटा दिया। अर्थात फ्रांसीसियों के भाग्य का फैसला हो चुका था, फ्रांसीसियों का भाग्य का जो सूर्यास्त हो चुका था। इसने मालेसन ने लिखा है, जीवी मालेसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है इस युद्ध के बारे में कि मार्टिन, ड्यूमा और डुप्ले ने जिस इमारत को खड़ी करने में अपना योगदान दिया था, उस इमारत को इस युद्ध ने धराशायी कर दिया, और काउंट द लाली के सपनों पर पानी फेर दिया इसने, और फ्रांसीसियों के भाग्य को चौपट कर दिया। तो यह युद्ध इतना महत्वपूर्ण था। इसके बाद 1763 में, अब चूंकि 1760 में हो रहा है और फ्रांसीसी यहीं पर हमेशा के लिए पराजित हो जाते हैं, तो फिर 1760 में यहाँ पर लड़ाई तो बंद हो जाती है, किंतु सप्तवर्षीय संधि जो युद्ध है वो 1763 में समाप्त होता है। इसलिए जो पेरिस की संधि हो रही है वो 1763 में हो रही है। तो फाइनली जो एक प्रकार से समझौता होगा वो 1763 में हो रहा है। और क्या समझौते में हो रहा है आप लोग थोड़ा सा इसको देखें, इंपॉर्टेंट है। यूनिट JRF वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर, GIC जो टीचिंग बेस्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिविल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, आप क्वेश्चन अंदर से पूछे जा रहे हैं। तो पेरिस की संधि यही पूछ सकता है कि पेरिस की संधि के द्वारा किस युद्ध की समाप्ति हुई। ध्यान रखें, पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो रही, पहला काम। दूसरा क्या इसमें तय हो रहा है कि फ्रांसीसी पूर्णतः व्यापारिक कंपनी बनकर रहेंगे। तो फ्रांसीसी उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो धराशायी हो गई, वो ध्वस्त हो गई, नष्ट हो गई। और ये तय हुआ ये सेना नहीं रख सकते हैं फ्रांसीसी, सेना रखेंगे अपनी ताकत को बढ़ाएंगे तो हो सकता है फिर अंग्रेज़ों के लिए कभी समस्या खड़ी कर सकते हैं, आगे कोई प्रॉब्लमेटिक स्थिति क्रिएट करेंगे। इसलिए यह तय हो चुका है इस संधि में ही कि फ्रांसीसी सेना नहीं रखेंगे। और क्या तय हुआ है कि राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो आप किसी भारतीय राजा के साथ कोई अपने संबंध नहीं रखेंगे उस तरह से, या इंटरवेंशन कभी करें, कोई इंटरेस्ट लें पॉलिटिकल, ये भी तय हो चुका है कि आप राजनीतिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अर्थात उनकी जो राजनीतिक इच्छा है वो भी ध्वस्त हो गई है। और क्या तय हुआ है, हाँ कुछ इनको क्षेत्र दिए जा रहे हैं, जिनमें देखिए पांडिचेरी वापस दे दिया गया है, माहे वापस दे दिया गया है, इनको कराईकल वापस दे दिया गया है, यनम भी इनको वापस दे दिया गया है। ये क्षेत्र फ्रांसीसियों को पुनः वापस दे दिए गए हैं। तो पांडिचेरी, माहे, कराईकल, यनम ये क्षेत्र याद रखिए। कभी अगर जिस तरह से क्वेश्चन पूछे कि पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसियों को जो क्षेत्र वापस मिल गए थे उनमें पांडिचेरी, माहे, कराईकल 3 इसमें का उठा दे देगा, और फिर एक कोई और दे देगा, बालासोर वगैरह को उठा रख देगा या पटना रख देगा, तो फिर वहाँ मुश्किल होगी। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, ये क्षेत्र थोड़ा याद रखें। और ये भी तय हुआ कि ये क्षेत्र तो फ्रांसीसियों को वापस दिए जा रहे हैं, लेकिन फ्रांसीसी इनकी किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, अर्थात अपनी व्यापारिक कोठियों की किलेबंदी फ्रांसीसी नहीं करेंगे, ये भी तय हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ इसके प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं जो आपको याद रखने हैं। इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। अब काउंट द लाली जब यहाँ से हार गया, गिरफ्तार कर लिया गया, कहते हैं 2 वर्ष तक इंग्लैंड में रखा गया, जेल में इसको।
उसके बाद फिर 2 वर्ष तक इसको बास्तिल दुर्ग में फ्रांसीसी रखा गया कैद करके, और फिर लास्ट में लुई 16वां का जब शासन आता है तो उसने फिर इसको फांसी पे चढ़ा दिया। तो काउंट दिलाली फाइनली लुई 16वें के काल में फांसी दे दी गई। अब ये देखते हैं फ्रांसीसी हिंदुस्तान में क्यों हार गए, इंडिया में हार क्यों रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी पावरफुल शक्ति थे और फिर कैसे हार गए, क्या क्या उनके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। सिविल सर्विसेज के इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट जेआरएफ और स्टेट पीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और सामान्यतः वनडे वगैरह में ये नहीं पूछा जाता है। तो फ्रांसीसियों के हार का कारण का पहला कारण तो यही है, फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इसमें करीब 60% के आसपास शेयर वहाँ के राजा का लगा हुआ था, इसलिए फ्रांसीसी कंपनी जो भी कुछ लाभ कमाती थी उसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 50% से ज़्यादा हिस्सा लाभ का पहले राजा के पास जाता था, जो शेयर्स बचता था वो कंपनी के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इसलिए जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे वो बहुत मेहनत नहीं करते थे, उनको जो उसका रिवार्ड मिलता था वो बहुत कम मिलता था। तो पहला कारण ये है, पूर्णतः सरकारी कंपनी इसलिए वो हमेशा घाटे में रहती थी, और जो जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी और युद्धों में बड़ा पैसा खर्च होता था, सारी लड़ाइयाँ मैनेजमेंट करना, एक आर्मी टाइप जो है प्रिपेयर रखना, तो उसमें और ये सब उनको चूँकि सैनिक टकराव भी बराबर हो रहा था, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति और बराबर गिरती जा रही थी। दूसरी चीज़ आपसी समन्वय का अभाव, ये एक सबसे बड़ी समस्या है फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसियों में कभी बढ़िया तालमेल स्थापित नहीं कर पाए वो लोग। हमने बताया था कि जब फर्स्ट कर्नाटक वार हो रहा था तो उसने अपने दोस्त मॉरिशस से उसको बुलाया था लाबूडोने को, तो लाबूडोने ने करीब 4 लाख रुपए अंग्रेज़ों को लेकर के, और जब मद्रास में जीता था उसे वापस करके वो चला गया था। जबकि डुप्ले कह रहा था कि नहीं, जो अंग्रेज़ों का यहाँ पर समाप्त कर देते हैं, काम तमाम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उनको, और उनको वापस न किया जाए। तो उनमें एक समन्वय का अभाव रहा है, एक ये बड़ा कारण रहेगा। और इस समन्वय कितना इम्पोर्टेंट है आप इसको देखिए। अब जितने भी दुनिया के देश हैं उन्होंने अपनी तीनों आर्मीज़ को जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पद बनाया, हिंदुस्तान ने भी बनाया है, उसका नाम है CDS, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तो ये इसीलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है कि जो भी आपके पास आर्मी है या जो भी आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हों या फिर किसी भी कहीं भी हों, उनमें समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। तो इस समन्वय का अभाव। दूसरा, कंपनी का यूरोपीय मामलों में उलझ जाना, ये भी एक बड़ा कारण रहेगा। कंपनी भारत में अपने सभी मामलों पर पूर्णतः फोकस नहीं कर पाती है, उसका एक कारण ये रहता है, कंपनी यूरोपीय मामलों में बराबर उलझी रहती है। इसके पहले मैंने बताया है, वहाँ पर ऑस्ट्रिया का चाहे उत्तराधिकार का युद्ध रहा हो, चाहे सप्तवर्षीय युद्ध रहा हो, उन तमाम मामलों में, छोटे छोटे मामलों में वो अपने आप को उलझाए हुए है, इसलिए उसका पूरा फोकस भारत के मामलों पर नहीं बन पा रहा है। तो ये कारण ये रहेगा। और एक ये भी कारण रहेगा इंग्लैंड की श्रेष्ठ नौसेना। इंग्लैंड की जो नेवल आर्मी थी वो बहुत मजबूत थी। फ्रांसीसी स्थल पे तो एक बार मजबूत हो सकते थे, लेकिन समुद्र पे वो अंग्रेज़ों से हमेशा एक कमज़ोर स्थिति में ही रहे हैं। और वो फ्रांसीसी ही क्यों, जितनी भी शक्तियाँ थी उस समय, तो जो नेवल फोर्स थी, जो एक नौसेना थी, वो अंग्रेज़ों की पूरी दुनिया में करीब सबसे सर्वश्रेष्ठ नौसेना थी। इसलिए ब्रिटिश नौसेना के सामने फ्रांसीसी अपने आप को अधिक दिनों तक टिकाए नहीं रख पाए और फिर अंततः उनको हार माननी पड़ी। अंग्रेज़ों के पास बंगाल जैसा एक समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन फ्रांसीसियों के पास ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था। अंग्रेज़ों ने जब बंगाल पर कब्जा किया, हमने बताया 1757 में प्लासी का युद्ध होगा कि आप देखेंगे, और 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, फिर उनको दीवानी वगैरह मिल जाएगी। तो उनके पास जो रेवेन्यू, राजस्व की जो प्राप्ति है, जो पैसे की व्यवस्था है, उनके पास एक पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, इसलिए वो अपनी बढ़िया आर्मी खड़ी करने में सक्षम रहते हैं और अपने अन्य जो है सभी मामलों में अपने आप को समृद्ध रखते हैं। तो एक कारण ये रहेगा, फ्रांसीसियों के पास ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, अंग्रेज़ों के पास बंगाल जैसा कुर्बड़ क्षेत्र है। और भी इसके तमाम कारण हैं। अंग्रेज़ों के पास अच्छे सैनिक कमांडर रहते हैं, उनके पास अच्छी एक समन्वय शक्ति रहती है, उनका जो है वो प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था बहुत मजबूत था, और फिर वहाँ से उनको देश से जो सपोर्ट मिल रहा था। वो तमाम कारण रहते हैं, लेकिन आपको कुछ 4-5 कारण याद रखिए। कभी सिविल सर्विसेज में पीटी वगैरह पूछ सकता है, बाकी यहाँ से वनडे वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इसको देखिए, रिवाइज़ करिए, नोट डाउन करिए, और वनडे वालों के लिए यही इम्पोर्टेंट है। 3-4 बातें इम्पोर्टेंट हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध का मेन कारण क्या था, वांडीवास की लड़ाई कब हुई, और वांडीवास की लड़ाई में कौन कौन से जनरल कमांडर थे जिन्होंने फ्रांसीसी सेना को, ब्रिटिश सेना को लीड किया था,
और बाकी ये जो पेरिस की संधि है ये प्रोविजन से स्टेट पीएससी या फिर सिविल सर्विसेज वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी मेंस में पूछा जा सकता है, जीआईसी वालों के लिए है, नेट जेआरएफ वालों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, पढ़िए, लिखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है, अपना सुझाव दीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।